नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को तफसील से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। रोहित वेमुला की आत्महत्या मामले की 3 महीने में रिपोर्ट सौंपेगा न्यायिक आयोग। पीड़ित परिवार को 8 लाख मुआवजा। प्रधानमंत्री ने जताई संवेदना। विरोध प्रदर्शन जारी। सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलें आज होंगी सार्वजनिक। 100 डिजिटल प्रतियों को प्रधानमंत्री करेंगे जारी। नेताजी की 119वीं जयंती पर देश कर रहा है याद। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ी रिपोर्ट जारी। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। अगले साल 7.5% विकास दर का अनुमान। सर्दी के सबसे बड़े बर्फीले तूफान की चपेट में अमेरिका। 5 करोड़ लोगों पर असर। 6,000 उड़ानें रद्द। 6 राज्यों में इमरजेंसी। और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वां वनडे सिडनी में टॉस जीतकर टीम इंडिया का पहले गेंदबाजी का फैसला। मलेशियाई मास्टर्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में संधू और श्रीकांत। हैदराबाद विश्वविद्यालय में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच सरकार ने छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन करने का ऐलान किया है, जो 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। हैदराबाद विश्वविद्यालय ने रोहित के परिजनों को 8 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या पर गहरा दुख जताया था। हैदराबाद विश्वविद्यालय के पीएचडी के दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या पर प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। लखनऊ में भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में वो रोहित वेमुला का जिक्र करते हुए भावुक हो गए। माँ भारती ने अपना एक लाल खोया। कारण अपनी जगह पर होंगे, राजनीति अपनी जगह पर होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि मां ने एक लाल खोया। इसकी पीड़ा मैं भली भांति महसूस करता हूं। इस बीच हैदराबाद यूनिवर्सिटी से दौरा करके लौटी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की टीम की रिपोर्ट के आधार पर एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। रोहित वेमुला की आत्महत्या के मामले की जांच करने वाला ये आयोग 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। जुडिशियल कमीशन है वो इंडिपेंडेंट है और यूनिवर्सिटी या सरकार का कोई उस पर दबाव नहीं है, लेकिन कोई भी बात स्मृति जी ने ऐसी नहीं कही जो किसी को हर्ट करे। आज उन्होंने उनके परिवार के लोगों से बातचीत की है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने शुक्रवार को रोहित वेमुला की मां से फोन पर बातचीत भी की, लेकिन उधर हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से लेकर विरोध प्रदर्शन दिल्ली और देश के कई और शहरों में जारी है। राजनीतिक दलों के हैदराबाद पहुंचने के क्रम में शुक्रवार को जेडीयू के नेता वहां पहुंचे। विपक्षी दल सरकार के केंद्रीय मंत्रियों स्मृति ईरानी और बंडारू दत्तात्रेय के साथ विश्वविद्यालय के वीसी को पद से हटाने की मांग पर कायम है। लोकतंत्र में ये उम्मीद करी जाती है कि देश में जो विभिन्न परिस्थितियां बनती है उस पर सरकार गंभीरता से देखे और कार्रवाई करे। अगर इस तरह का अड़ियल रवैया अगर सरकार रखती है, प्रधानमंत्री रखते हैं, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमारी मांग है जिनके खिलाफ केस दर्ज हैं उनको उनके पदों से हटाया जाए। श्रीमती स्मृति ईरानी भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनको मंत्रिमंडल से हटाया जाए और जुडिशियल इंक्वायरी की हम मांग करते हैं। इस बीच पुलिस ने छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के पहले लिखी चिट्ठी को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। पीएचडी के छात्र रोहित वेमुला ने रविवार को हॉस्टल में खुदकुशी कर ली थी। रोहित सहित 5 दलित छात्रों को बीते 1 साल कुछ छात्रों से विवाद के बाद विश्वविद्यालय से सस्पेंड कर दिया गया था। हालांकि मामले के तूल पकड़ने के बाद गुरुवार को चारों छात्रों का निलंबन वापस ले लिया गया था। विपिन चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इधर एनआईए ने देश भर में इस्लामिक स्टेट के 14 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां कर्नाटक, हैदराबाद, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से हुई हैं। गणतंत्र दिवस समारोह को देखते हुए पूरे देश में सुरक्षा कड़ी है। एनआईए की कार्रवाई को इसी का हिस्सा माना जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने शुक्रवार को आईएस से हमदर्दी रखने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की।
एनआईए ने देश भर से संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी का दावा है कि इनके पास से 42 मोबाइल फोन और विस्फोटक सामान बरामद किए गए हैं। केंद्र सरकार इसे आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा कदम बता रही है। ये दर्शाता है कि हम लोग कितने एक फोकस तरीके से अपना कदम उठा रहे हैं और इससे देश के लिए एक सुरक्षा का माहौल, एक सुरक्षित देने का जो हमारा कमिटमेंट है देशवासियों को, उस डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं। ये गिरफ्तारियां कर्नाटक, हैदराबाद, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से हुई हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मुंबई में रहने वाले मुनबीर मुश्ताक को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि वो संगठन की भारतीय शाखा का अमीर है। उसके पास से 8 मोबाइल फोन बरामद किए गए। सूत्रों के मुताबिक मुश्ताक को भारत में धमाके और विदेशी नागरिकों को निशाना बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ಎನ್ಐಎನವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲೀಸು ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. इस बीच दिल्ली पुलिस ने पठानकोट से एक टैक्सी के गायब होने का अलर्ट जारी किया है। इसके मुताबिक 3 लोगों ने पठानकोट से टैक्सी किराए पर ली, जिसके बाद बुधवार को हिमाचल के कांगड़ा जिले में ड्राइवर का शव बरामद हुआ, जबकि कार और तीनों लोग लापता हैं। पुलिस ने कार का नंबर जारी कर लोगों से इस बारे में जानकारी भी मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी बीच संदिग्धों के परिजनों ने आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया है। पुलिस को फेसबुक में शेयरिंग करने का मामला इनके पास था। उसके लिए रात लेकर के आए, अभी पूछताछ की, मुझे बताए कि इसने जो है फेसबुक में शेयरिंग किया। बस इतनी सी बात है। He was doing his Arabic grammar course. He was actually arranging for the classes and maintaining the attendance in a paper. They actually were asking, I just heard about that paper. What is this? Who are these people? He said the names are here, the numbers are also here. So you can call them. They are always available because we are all students. लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने विधायी निकायों की बैठकों के दिन बढ़ाने पर जोर दिया है। गांधीनगर में हो रहे लोक पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ने जनप्रतिनिधियों की साख बचाने को भी एक बड़ी चुनौती बताया। सम्मेलन में राज्यसभा के उपसभापति प्रोफेसर पीजे कुरियन समेत 27 विधानसभा अध्यक्ष और 24 उपाध्यक्ष हिस्सा ले रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने शुक्रवार को गांधीनगर में पीठासीन अधिकारियों के 78वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में संसदीय परंपरा से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करके समाधान तलाशने की कोशिश हुई। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन कम से कम 60 दिन और बड़े विधानसभाएं 90 दिन चलें ताकि सार्थक वाद विवाद हो सके। उन्होंने सांसदों और विधायकों को बेहतरीन सूचनाओं से लैस करने पर भी जोर दिया है। अपोजिशन कहे अपनी बात, बिल्कुल कहे, ताकत से कहे, मगर ये दोनों का तालमेल बिठाते हुए हम किस तरीके से बात करें, ये थोड़ा सा हमें देखना है। और जनमानस में अगर हमारी कोई कम प्रोडक्टिविटी की इमेज बन रही हो तो उसको हम कैसे बदल सकते हैं। गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष गणपत सिंह बसावा ने कहा कि अलग अलग विचारधाराओं के बाद भी संविधान साथ चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने पीठासीन अधिकारियों के बीच आपसी संवाद पर भी जोर दिया। बदलते समय में जनता ने अपने प्रतिनिधियों से अपेक्षा बढ़ रही है। ऐसे गतिशील माहौल में देश की विधायी संस्थाओं और उनके पीठासीन अधिकारियों के मध्य विचार विनिमय हेतु आपसी संवाद और सहयोग का स्थापित होना बहुत जरूरी है। गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने कहा कि समाज में कई बदलाव आए हैं, इससे लोकतंत्र में पारदर्शिता की चुनौतियां भी बढ़ी हैं। तू मैं से देश नहीं चलता है, देश साथ साथ मिलकर चलता है। इसके लिए संविधान एक ऐसी शक्ति है जो हमें साथ साथ मिलकर चलना सिखाती है। सम्मेलन में नए सदस्यों के प्रशिक्षण पर भी जोर दिया गया है। साथ ही संसदीय समितियों को मजबूत बनाने पर भी चर्चा की गई। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, गांधीनगर। लोकसभा की आचार समिति को अब स्थायी समिति बना दिया गया है। गांधीनगर में आयोजित भारत के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने इस बात की जानकारी दी। संसद की ये एक महत्वपूर्ण समिति है।
किसी सदस्य के नैतिकता के ऊपर या कुछ ऐसा प्रश्न आता है या किस प्रकार से उसका व्यवहार हो, ये भी एथिक्स कमेटी तय करती है। और कुछ ऐसी बात आती है तो हम एथिक्स कमेटी को विचारार्थ उसको भेजते हैं। हमने इस समय ऐसा किया कि ये इसमें परिवर्तन करते हुए उसको स्थायी समिति का स्वरूप लोकसभा में दिया। और सीधा रुख करेंगे गांधीनगर का, जहां से हमारे संवाददाता अरविंद कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे। अरविंद, कल लोकसभा अध्यक्ष ने जो पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का उद्घाटन किया, उन्होंने सदनों में सार्थक बहस पर जोर दिया और भी बहुत सारी बातें हुई, लेकिन आज के दिन की हम बात करें तो आज क्या कुछ विशेष है? आज का जो दिन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो है समापन सत्र है और इस समापन सत्र में जो है पूरा जो दोनों दिनों की चर्चाएं हुई हैं उसमें किन किन बातों पर सहमति बनी है और क्या कुछ खास आगे आने वाले दिनों में होने वाला है, ये चीज़ें संभर के आएंगी। और जो समापन का सत्र है उसमें जो है गुजरात के राज्यपाल ओपी कोहली भी रहेंगे। तो कुल मिलाकर के पूरे दिन आज भी ये चर्चा जारी रहेगी किस तरह से लोकतांत्रिक शक्तियों को और मजबूत किया जाए, जो विधायिका की छवि है खराब हो रही है उसको कैसे ठीक किया जाए, और बाकी बहुत सारे मुद्दे हैं ज्वलन जो कि चेयर की परमिशन से आएंगे। तो कुल मिलाकर के आज जो है काफी हेक्टिक एजेंडा है और शाम को 5 बजे जो है लोकसभा अध्यक्ष एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताएंगी कि क्या क्या कुछ खास रहा है यहाँ। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आज का दिन समापन सत्र पे बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं आज भी होनी है। और इधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज बुंदेलखंड का दौरा करेंगे। वो महोबा जिले में सूखा पीड़ित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लेंगे। इस दौरान राहुल गांधी 7 किमी लंबी पदयात्रा कर सूखाग्रस्त इलाके के लोगों की समस्याओं की जानकारी लेंगे। जिले में कई चौपालों का भी आयोजन करेंगे। और इससे पहले राहुल गांधी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा कर गन्ना किसानों से मुलाकात की थी। राहुल गांधी के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि सूखे से बेहाल बुंदेलखंड में अकाल जैसे हालात हैं। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावना से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कुछ सीटों पर चुनावी तालमेल कर सकती है। गोगोई का बयान AIUDF अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन की पेशकश की थी। राज्य में इसी साल चुनाव होने हैं और AIUDF का राज्य की 34% से अधिक मुस्लिम आबादी में अच्छा खासा आधार है। Yes, I am going alone also. There is no going of the Mahajut. But all along I have been talking of understanding. Understanding among all the parties, those who are opposed to the communalism, at least the secular party. I say you just see that nobody votes for BJP, that is Mahajut. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा बचाने के लिए 8 विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं। इनमें कांग्रेस के साथ TMC, JDU, RJD, NCP, CPI, CPM और आम आदमी पार्टी शामिल हैं। इन दलों ने साझा बयान जारी कर दोनों संस्थानों का अल्पसंख्यक दर्जा छीने जाने का आरोप लगाया है। इन दलों ने हस्ताक्षर अभियान चलाने और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने का भी ऐलान किया है। दरअसल दोनों विश्वविद्यालयों के अल्पसंख्यक दर्जे का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अटॉर्नी जनरल ने अपनी राय में कहा था कि जामिया मिलिया इस्लामिया का निर्माण संसद के कानून से हुआ है, इसलिए ये अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। उधर बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस के हर प्रधानमंत्री ने इन संस्थानों को अल्पसंख्यक दर्जा देने का विरोध किया है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंकने वाली महिला भावना अरोड़ा को दिल्ली की एक कोर्ट ने कल जमानत दे दी। अदालत ने इस मामले में सुरक्षा चूक को लेकर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस ने मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारीपूर्ण रुख नहीं अख्तियार किया। कोर्ट ने कहा है कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं हैं, तो दिल्ली के लोगों की क्या स्थिति होगी। इससे पहले मंगलवार को कोर्ट ने भावना को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत के लिए भेजा था। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। लेकिन उनका तो ये कहना है कि हमने कोई भी दखल नहीं दिया। स्मृति ईरानी, दत्तात्रेय जी और विद्यार्थी परिषद तीनों एक ही माइंड सेट के
संगठन हैं, व्यक्ति हैं और विचार कि वहाँ पर जंगलात की वापसी हो गई है। गिव द बैड नेम टू द एनिमी एंड देन किल। लालू जी और हमारा जो गठबंधन है उसने भारतीय जनता पार्टी को नीचे तक हिला दिया। आप जब अपनी राय थोपना चाहते हो, असहिष्णु होना चाहते हो, तब आपको उच्च सदन बुरा लगता है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबी से निपटने के लिए तेज सामाजिक विकास पर जोर देते हुए संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था में सुधार की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि संस्था ने गरीबी के वैश्विक उन्मूलन के मकसद को अभी तक पूरा नहीं किया है। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गरीबी उन्मूलन 20वीं सदी का सबसे बड़ा अधूरा काम है। इस समय विकासशील देश गरीबी को ऐसे तरीके से दूर करने की चुनौती का सामना कर रहे हैं जो पर्यावरण के अनुकूल हो। पेरिस समझौते का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा संयुक्त राष्ट्र के लिए एक मौका है कि वो अपनी भूमिका को अधिक प्रभावी बनाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले तेज सामाजिक आर्थिक विकास के लिए स्थितियां बनानी होंगी और भुखमरी खत्म करना होगा। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ी रिपोर्ट में 2016 में भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे तेज रफ्तार से विकास करने की उम्मीद जताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत 7.3% की आर्थिक विकास दर से आगे बढ़ेगा, जो दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले सबसे तेज है। अगले साल आर्थिक विकास की रफ्तार में और सुधार होने और इसके 7.5% हो जाने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तेल, धातुओं और खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में भारी गिरावट के चलते भारत में बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था में सुधार आया है। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आर्थिक स्थिति और साल 2016 की उम्मीदें शीर्षक में जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के औद्योगिक उत्पादन में भी तेजी होगी। 2016 और 2017 में दक्षिण एशिया विश्व का सबसे तेज आर्थिक विकास वाला क्षेत्र रहेगा। और इधर वित्त मंत्री ने कहा है कि भारत आर्थिक सुधार और बेहतर योजनाएं बनाकर वैश्विक मंदी से बच सकता है। दावोस में उन्होंने पीटीआई से कहा कि चीन और अमेरिका में मंदी से भारत निपटने में पूरी तरह सक्षम है। वित्त मंत्री के मुताबिक 2001, 2008 और 2015 में भी भारत ऐसी चुनौतियों से निपट चुका है। तब के मुकाबले आज अर्थव्यवस्था ज्यादा अच्छी स्थिति में है। उन्होंने कहा कि चीन की मंदी को लेकर तेल और खनिज उत्पादन करने वाले देश खासे परेशान हैं। इस वजह से कई देशों से रकम निकालकर दूसरे देशों में निवेश की जा रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े कुछ खुफिया दस्तावेज केंद्र सरकार आज सार्वजनिक करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल ट्वीट करके कहा था कि ये दस्तावेज नेताजी के जन्मदिन 23 जनवरी को सार्वजनिक किए जाएंगे। इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार भी कुछ दस्तावेज सार्वजनिक कर चुकी है। सरकार ने अब इन 100 फाइलों की डिजिटल प्रतियों को सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। इन फाइलों को सुलभ कराने के लिए लंबे समय से मांग हो रही है। नेताजी के परिजन भी इस मामले पर कई बार प्रधानमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं। सरकार नेताजी से जुड़ी फाइलों को उनकी 119वीं जयंती पर सार्वजनिक करने जा रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस ने इस कदम का स्वागत किया है। उनका मानना है कि 1945 में ताइपेई में हुए विमान हादसे के बाद भी नेताजी जीवित थे। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित 25 फाइलों की डिजिटल प्रतियों को हर महीने सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है। आज ही के दिन सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था। उनकी जयंती पर देश उन्हें याद कर रहा है। देश भर में इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। जय हिंद और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा आज भी देशवासियों के दिलों में देशभक्ति का जज्बा पैदा करता है। देश पर मर मिटने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस नारे से देशवासियों के दिलों में आजादी की मशाल रोशन की। कोई नहीं कह सकता है जिन लोग इस जंग में शरीक होंगे उनसे कितने लोग निकलेंगे जिंदा होगा। कोई बात नहीं है, हम जिंदा रहेंगे या तो मरेंगे, कोई बात नहीं है।
सही बात यह है, अहम बात यह है, आखिर में हमारी कामयाबी होगी, हिंदुस्तान आजाद होगा। सुभाष चंद्र बोस का ताल्लुक कटक के समृद्ध परिवार से था। देशभक्ति की भावना का उदाहरण उनके शुरुआती दिनों में ही मिलता है, जब उन्होंने अपने शिक्षक के भारत विरोधी बयान पर घोर आपत्ति जताई थी। बड़े होकर वो इंग्लैंड पढ़ाई करने गए और पिता से वादा किया कि वो ICS में सफलता प्राप्त करेंगे। उन्होंने अपना वादा निभाया, लेकिन ICS की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद नौकरी से इस्तीफा दे दिया। सिविल सर्विस छोड़ने के बाद वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े। दिसंबर 1927 में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव होने के बाद 1938 में उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। लेकिन बाद में महात्मा गांधी से मतभेद होने पर सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी अलग पार्टी बनाई। 1943 में उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन कर दिल्ली चलो का नारा दिया। अगस्त 1945 को टोक्यो के लिए निकलने पर ताइहोकू हवाई अड्डे पर नेताजी का विमान हादसे का शिकार हो गया। स्वतंत्र भारत की अमरता का जय घोष करने वाला राष्ट्र प्रेम की दिव्य ज्योति जलाकर अमर हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने शुक्रवार को 26 जनवरी को मिलने वाले वीरता पुरस्कार पाने के लिए नामित बच्चों से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने बच्चों की हौसला अफजाई की। इस साल गणतंत्र दिवस पर 25 बच्चों को बहादुरी के लिए राष्ट्रीय सम्मान दिया जाएगा। 2 बच्चों को ये सम्मान मरणोपरांत मिल रहा है। उपराष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान ये बच्चे काफी खुश नजर आए। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में शीत लहर के चलते ठंड और कोहरे से लोगों को निजात मिलती नहीं दिख रही। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अमृतसर में शुक्रवार को सबसे कम तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पंजाब में स्कूलों को 25 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। दिल्ली में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। घने कोहरे का असर सड़क, रेल और हवाई यातायात पर पड़ रहा है। कोहरे की वजह से करीब 50 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और कुछ ट्रेनें कई घंटों की देरी से चल रही हैं। और अमेरिका में इस सदी के सबसे खतरनाक बर्फीले तूफान ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। 73 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही बर्फीली हवाओं से करीब 5 करोड़ लोगों पर तूफान का असर पड़ा है। करीब 6,000 उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं, जबकि 6 राज्यों में इमरजेंसी अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवाएं और हर तरफ बर्फ ही बर्फ, ये नज़ारा है अमेरिका का। मौसम वैज्ञानिक इसे सदी का सबसे बड़ा बर्फीला तूफान बता रहे हैं। नॉर्थ कैलिफोर्निया, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, मैरीलैंड, पेंसिल्वेनिया और कोलंबिया में स्टेट ऑफ इमरजेंसी अलर्ट जारी किया गया है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बस सेवाओं पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है। सुपरमार्केट खाली हैं, जबकि करीब 1,20,000 घरों में बिजली सप्लाई पर असर पड़ा है। We're just trying to make some food that'll last like 3 or 4 days, like spaghetti and stuff like that. But the grocery stores are extremely empty. No produce. तूफान का सबसे ज्यादा असर पूर्वी अमेरिका पर पड़ा है। मौसम विभाग ने यहाँ के कुछ इलाकों में 2.5 से 3 फीट तक बर्फबारी की आशंका जताई है। बर्फीले तूफान से अब तक 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। This storm will be deadly. We need people off the streets. So if you expect to see your street to be plowed during the day on Saturday or going through Saturday evening, it's not going to happen. We're going to keep the roads passable. We're going to make sure our emergency crews can get to where they need to. राहत और बचाव का काम जोरों पर है। बर्फ हटाने के लिए 1,000 ट्रक तैनात किए गए हैं। 1,000 से ज्यादा काउंटी में इमरजेंसी लगाई गई है। अमेरिका में इससे पहले 1922 में 2 दिन के अंदर 71 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नेपाल सरकार ने रंगेली हत्याकांड की जांच के लिए 10 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सर्वदलीय बैठक में CPN UML नेता शिव कुमार मंडल को समिति का अध्यक्ष बनाने का फैसला किया गया। रंगेली में पुलिस गोलीबारी में 3 मधेशी प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी। वहीं संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा ने जांच समिति में अपने किसी सदस्य को न शामिल किए जाने का विरोध किया है। जांच समिति पीड़ित इलाकों में जाकर हालात का जायजा लेगी। गुरुवार को रंगेली में नेपाल के प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम था। मधेशी मोर्चा के प्रदर्शन के दौरान झड़प और पुलिस गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई थी। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन में 55 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
कनाडा में एक स्कूल में गोलीबारी में कम से कम 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडेau के मुताबिक उत्तरी सास्कटचेवान प्रांत के एक स्कूल में हुई गोलीबारी में 2 लोग घायल भी हुए हैं। 12वीं कक्षा तक के इस स्कूल में करीब 900 छात्र पढ़ते हैं। हमलावर और उनके मकसद को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। स्थानीय लोगों ने गोलियां चलने और लोगों के चीखने की आवाजें सुनी हैं। इस बीच पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। ट्यूनीशिया में बढ़ती हिंसा के बीच राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति बेजी सईद अब्बासी के मुताबिक 4 दिन से जारी प्रदर्शन और तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद ये फैसला लिया गया। 5 साल पहले ट्यूनीशिया से अरब क्रांति की शुरुआत हुई थी। तब जन आंदोलन के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति ज़ैनुल आबिदीन बिन अली ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद बनी सरकार लोगों की उम्मीदें पूरा करने में नाकाम रही। बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के बीच पिछले मंगलवार को लोग एक बार फिर सड़कों पर उतर आए। इस बीच राजधानी ट्यूनिस में दर्जनों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। और भारत की पीवी संधू और किदाम्बी श्रीकांत मलेशियाई मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग के क्वार्टर फाइनल में संधू ने इंडोनेशिया की लिंडावेनी पानेत्री को 21-10, 21-10 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। विश्व नंबर 9 भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने भी पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। श्रीकांत ने चीन के हुआंग यूजियांग को 21-15, 21-14 से हराया। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला मलेशिया के जुलैक्रैन जैनुद्दीन से होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज सीरीज का 5वां और आखिरी वनडे मैच सिडनी में खेला जा रहा है। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट पर 47 रन बना लिए हैं। 5 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 4-0 से आगे है। ऐसे में भारत की चुनौती हर हाल में इस मैच को जीतने की होगी। वनडे सीरीज के बाद दोनों टीमों के बीच 3 2020 मैचों की सीरीज होगी। पहला 2020 एडिलेड में 26 जनवरी को खेला जाएगा। और चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। रोहित वेमुला की आत्महत्या मामले की 3 महीने में रिपोर्ट सौंपेगा न्यायिक आयोग। पीड़ित परिवार को 8 लाख का मुआवजा। प्रधानमंत्री ने जताई संवेदना। विरोध प्रदर्शन जारी। सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलें आज होंगी सार्वजनिक। 100 डिजिटल प्रतियों को प्रधानमंत्री करेंगे जारी। नेताजी की 119वीं जयंती पर देश कर रहा है याद। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ी रिपोर्ट जारी। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। अगले साल 7.5% विकास दर का अनुमान। सर्दी के सबसे बड़े बर्फीले तूफान की चपेट में अमेरिका। 5 करोड़ लोगों पर असर। 6000 उड़ानें रद्द। 6 राज्यों में इमरजेंसी। और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वां वनडे सिडनी में टॉस जीतकर टीम इंडिया का पहले गेंदबाजी का फैसला। मलेशियाई मास्टर्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में संधू और श्रीकांत। और फिलहाल इन खबरों के साथ इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर।